वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अनार्किज्म के अनार्किज्म बेसिकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अनार्किज्म, किसका मतलब क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज्म, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उसको हम देखेंगे। इसके बाद मेथड्स ऑफ अनार्किज्म कि जो अनार्किज्म है यानी जो अनार्किस्ट सोसाइटी है उसको बनाने के लिए जो मेथड्स हैं वो क्या हैं उसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में द फ्री सोसाइटी ऑफ अनार्किज्म, फ़र्ज़ करें आपने अनार्किस्ट सोसाइटी बना दी है, अब वो किस तरह की होगी उसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अनार्किज्म क्या होता है इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अनार्किज्म कि इसका मतलब क्या है। अब जो अनार्किज्म का लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ अनार्किया से निकला है, जिसका मतलब है नो रूल और एब्सेंस ऑफ रूल और गवर्नमेंट। तो यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है अनार्किज्म का कि जो अनार्किज्म है ये चाहते हैं कि रूल नहीं होना चाहिए या एब्सेंस ऑफ रूल या गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनार्किस्ट हैं ये चाहते हैं कि स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट नहीं होगी तो उसमें कोई रूल भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनार्किस्ट हैं अब इनका जो बेसिक आर्गूमेंट है वो ये है कि स्टेट नहीं होनी चाहिए। आन का मतलब होता है नो और आर्की का मतलब होता है रूल, तो यहाँ से अनार्किया निकलता है कि नो रूल। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ डॉक्ट्राइन विच सीक्स टू अबॉलिश पॉलिटिकल अथॉरिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ठीक हो गया। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ठीक है, इसको आपने अबॉलिश करना है बिकॉज इट इज़ अननेसेसरी। वो समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी है, यानी कोई भी किसी भी तरह की हुकूमत है वो अननेसेसरी है एंड अनडिज़ायरेबल फॉर ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, और इंसान की जो इनफरादियत है। अब इंडिविजुअलिज्म क्या होता है इस पर भी आप मेरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। तो ये समझते हैं कि ह्यूमन की जो इंडिविजुअलिटी है इसके ये खिलाफ है, इसी तरह उसकी जो लिबर्टी है और उसकी जो हैप्पीनेस है उसके ये खिलाफ है। दूसरे लफ्ज़ों में इनका आर्गूमेंट ये है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये बेसिकली इंसान को बाउंड करती है, यानी जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वहाँ पर लाज होंगे और इंसानों को वो लाज फॉलो करने होंगे। तो अनार्किस्ट ये समझते हैं कि वो जो लाज हैं वो जो इंसान की इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो लिबर्टी है, उसकी जो हैप्पीनेस है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको कम करते हैं। लिहाजा इनको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं। अब इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि रिड मैनकाइंड फ्रॉम स्टेट एंड पॉलिटिक्स, कि आपने उसको स्टेट से भी रिड करना है और पॉलिटिक्स से भी। अटेन अटमोस्ट हैप्पीनेस, और इंसान की जो हैप्पीनेस है उसको आपने अटेन करना है। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में हमें ग्रीक्स में भी ये चीज़ मिलती है। वहाँ पे ज़ीनो एक फ़िलासफ़र थे और दूसरे जो स्टोइक्स थे वो कहते थे कि गुड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विद इन स्टेट, यानी जो अरिस्टोटल थे वो समझते थे कि जो गुड लाइफ है वो स्टेट के अंदर पॉसिबल है। यानी प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ये स्टेट को बड़ी अहमियत देते थे। इस पर आप मेरी अलग से वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को वजाहत से बताया कि उसमें प्लेटो और अरिस्टोटल स्टेट के हवाले से क्या कहते थे। तो उनका कहना था कि जो स्टेट है वो इंसान की लाइफ को परफेक्ट बनाती है, गुड बनाती है। तो जो दूसरे जीनो और दूसरे स्टोइक्स है वो कहते थे कि जो गुड लाइफ है वो स्टेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह आज के दौर में, मॉडर्न दौर में, जो विलियम गॉडविन है उन्होंने ये सबसे पहले प्रोपाउंड किया 1756 में, ये पैदा हुए 1839 में। तो इन्होंने अपनी लाइफ में, चूँकि ये अनार्किस्ट थे, तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी इसको एक्सपेंड किया, बताया। इसी तरह इसके जो बिगेस्ट एक्सपोनेंट हैं वो ये सारे लिखे हुए हैं और इनमें जो मेन है वो क्रॉप्टोकिन है, ठीक है, जो 1842 में इससे लेके 1921 तक रहे। तो इन्होंने ये सबसे बड़े अनार्किस्ट माने जाते हैं। ठीक हो गया। और इन्होंने थ्योरेटिकली इसको मज़ीद एक्सपेंड भी किया और इसके हवाले से मज़ीद बताया, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से बेसिक हमें जो फ़िलहाल आर्गूमेंट मिला है कि अनार्किज्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि कोई हमें रूल नहीं चाहिए, कोई स्टेट नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट होगी या पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी तो उससे इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है, लिबर्टी है, जो हैप्पीनेस है वो मुतासिर होंगी। ठीक हो गया। तो इसको हम आगे देखते हैं। अब आ गया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज्म के, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब सबसे पहले जिस तरह हमने पीछे देखा ऑपोजिशन टू स्टेट, ये चाहते हैं कि स्टेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट होगी तो उसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी तो उसमें लाज होंगे तो इंडिविजुअल्स को फॉलो करने होंगे, जिससे फिर मसला होगा। अब ये चाहते हैं कि चाहे कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है, चाहे कोई डिक्टेटरशिप वाली है, चाहे मोनार्की है, जो मर्जी है, अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेट है, जो मर्जी है, स्टेट किसी भी फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। रीजंस जिस तरह मैंने पीछे बताई, स्टेट इज़ बेस्ड ऑन पावर, ये पावर की बेस पे बेस करती है। डीह्यूमनाइज दोज कि जिनके पास पावर नहीं होती। ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है स्टेट में कोई ना कोई बंदा रूल कर रहा है और किसी ना किसी पर रूल कर रहा है। तो जो रूल कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, तो जिस पे रूल किया जा रहा है उसको अनार्किस्ट समझते हैं कि वो डीह्यूमनाइज उनको किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि उनकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, लिबर्टी है, जो हैप्पीनेस है वो इससे मुतासिर होती हैं। इसी तरह इट प्रोटेक्ट ईवल, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अनार्किस्ट उसको ईवल कहते हैं। तो जो स्टेट होती है ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जो अनार्किस्ट कहते हैं ये हर किस्म की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि किसी भी इंसान की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, लिहाजा ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना मसाइल पैदा होंगे। तो इसी वजह से उन्होंने उसको ईवल का नाम दिया कि ये एक ईवल है। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो हमें इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट इस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह तीसरे नंबर पे द स्टेट इज़ अननेसेसरी। जिस तरह मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि जो अरिस्टोटल थे वो चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इंडिविजुअल की लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, जबकि जो अनार्किस्ट हैं ये समझते हैं कि ये है ही अननेसेसरी, गैर ज़रूरी है, ये ना हो तो काम चल जाएगा। तो ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये अपोजिशन टू स्टेट कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर ये बात ऊपर भी होगी है अपोजिशन टू प्रॉपर्टी को जो अनार्किस्ट हैं उन्होंने इवल का नाम दिया कि ये इंसान की ज़िंदगी को या इंसानों को करप्ट करती है। तो इन्होंने कहा कि ये भी ख़त्म होगी। दे जनरेट सोशल एंड इकोनॉमिक इवल, ठीक हो गया, सोशल इवल जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक इवल, बोथ फॉर वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट्स। अब चाहे वो कैपिटलिस्ट है चाहे वो वर्कर है, यानी वर्कर की तो हमें समझ आती है, यानी वर्कर किसी भी फैक्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम करता है तो काम वो कर रहा होता है, जबकि उसकी बनाई हुई चीज़ का जो प्रॉफिट होता है वो उसका जो मालिक होता है वो रख रहा होता है, ठीक हो गया। अब सिमिलरली अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस फैक्ट्री में वर्कर काम करता है उसमें जो प्रोडक्ट बन रही है उस वर्कर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसी को परचेज़ कर सके जो उसने खुद बनाया है। तो इससे तो हमें पता चलता है कि एक सोशल इवल है ये, ठीक हो गया, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है जिसके ये खिलाफ है। तो वर्कर के लिहाज से तो ये बात समझ आती है। अब कैपिटलिस्ट कैसे है? कैपिटलिस्ट के बारे में वो ये कहते हैं कि वो इसको आइडल बनाती है, यानी इसको बेकार फजूल बना देती है, ये कोई काम नहीं करते, जिससे मज़ीद जो सोशल इवल्स हैं या इकोनॉमिक इवल्स हैं ये पैदा होती हैं। तो इस तरह से इनका जो दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है वो अपोजिशन टू प्रॉपर्टी है। तो पहला स्टेट को अपोज कर रहे हैं, फिर ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको अपोज कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है इनका वो है अपोजिशन टू रिलीजन। अब ये बड़ा एक फंडामेंटल और रेवोल्यूशनरी इनका आइडिया है। ये चाहते हैं कि जो रिलीजन है वो भी बिल्कुल अबॉलिश होगा, किसी किस्म का कोई रिलीजन नहीं होगा। अब इसमें ये क्या आर्गूमेंट्स देते हैं? डाइवर्ट ह्यूमन माइंड फ्रॉम द फेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कहते हैं, यानी अनार्किस्ट ये कहते हैं कि जो रिलीजन है वो इंसान को, यानी इंसान के जहन को इस दुनिया के मामलात से दूर करता है, यानी इस दुनिया में उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो कहते हैं कि इससे वो दूर करता है टू दोज ऑफ दी अदर, वो जो ऊपर बाहर वाली दुनिया बाद में आनी है उसकी तरफ लगाता है। यानी ये कहते हैं कि इस दुनिया में अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि मैं अब सब्र करूँगा, क्योंकि बाद में मुझे अल्लाह इसकी जज़ा देगा, कब? यानी कि रोज़े आखिरत में। तो ये इस तरह की व्यू रखते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन इंसान को इस दुनिया के अफेयर से दूर करता है। वो कहते हैं कि अगर इंसान के साथ इस दुनिया में बुरा हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो इधर ही बोले, बजाय इसके कि वो ये समझे, यानी रिलीजन की वजह से, कि वो अब सब्र करेगा तो बाद में उसको इसका अजर मिलेगा। एंड फीड्स इट ऑन फैंसी, यानी वो कहते हैं ये फैंसी है, सुपरस्टिशन की बेस पे है, एंड क्रूडेलिटी एंड इंसल्ट टू ह्यूमन रीज़न एंड इंटेलिजेंस। तो वो कहते हैं, यानी अनार्किस्ट ये कहते हैं कि जो रिलीजन है ये ह्यूमन रीज़न को और इंटेलिजेंस को क्या करता है, इंसल्ट करता है, ये सुपरस्टिशन है, ये फैंसी है, यानी ख्वाबो ख्याल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन इनका ये एक आर्गूमेंट हो गया। अब इसको मैं मज़ीद डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ये कॉमन सी बात आपको समझ आ गई है। इसी तरह इनका कहना है कि रिलीजियस फेथ शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंस एंड नॉलेज। तो जो रिलीजन के ऊपर आप फेथ रखते हैं, डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं, आप उन पे फेथ ना करें और साइंस पे आप फेथ करें और नॉलेज पे फेथ करें, क्योंकि साइंस आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगी, जो नॉलेज है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इसी तरह द फिक्शन ऑफ फ्यूचर डिवाइन जस्टिस रिप्लेस्ड बाय करंट जस्टिस। तो जिस तरह मैं आपको ऊपर मिसाल दे रहा था कि अगर आपके साथ इस दुनिया में बुरा हो रहा है तो आप इस वजह से नहीं बोलते कि बाद में अल्लाह मुझे अजर देगा, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, आप इसको रिप्लेस करें, ये जो इस दुनिया में जस्टिस है, आप इस दुनिया में अपना जो इंसाफ है वो हासिल करें कि इस दुनिया में ही आपके साथ अच्छा हो, बजाय इसके कि आप बाद में उम्मीद रखें कि बाद में मेरे साथ अच्छा होगा। तो ये इनके बेसिक आर्गूमेंट्स हैं, या आप बेसिक प्रिंसिपल्स कह लें, कि जिसमें ये स्टेट को अपोज करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, और बाद में रिलीजन को। तो ये 3 चीज़ें जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आप कह लें कि एक अनार्किस्ट सोसाइटी बन जाएगी। तो इसका मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ अनार्किज्म, कि ये जो पीछे हमने 2-3 बातें की हैं, ठीक है, इसको अब हासिल कैसे करना है, अनार्किस्ट सोसाइटी कायम कैसे करनी है, उसके क्या मेथड्स हैं। अब जो क्वेश्चन ऑफ मेथड है, हैज़ डिवाइडेड अनार्किस्ट्स, इसने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब एक तरफ है फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट और दूसरी तरफ है रेवोल्यूशनरी अनार्किस्ट। अब जो फिलोसॉफिकल है, अब नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये फ़िलोसोफर किस्म के लोग हैं, ठीक है, तो ये पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे तरीके से ही जो अनार्किस्ट सोसाइटी है उसको कायम करना चाहते हैं। अब इसमें टोल्स्टे आते हैं जो मेन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि एडवोकेट पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मेथड, क्या आपने पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से इस चीज़ को अचीव करना है। अब इसमें क्या आता है, अब इसमें एजुकेशन आती है, परसुएशन आती है। यानी टोल्स्टे कहते हैं कि आप लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि अगर अनार्किस्ट सोसाइटी कायम होती है या अनार्किज्म आता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आप लोगों को
एजुकेट करें, उनको परस्यूड करें, उनको लॉजिकल तरीके से अपनी बात की तरफ लेकर आएँ। तो जब आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे, वो होंगे भी, और आप अनार्किज़म को या अनार्किस्ट सोसाइटी को कायम कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट जो दूसरे हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको वायलेंस भी यूज़ करना पड़े तो आप करें। रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ वायलेंस, रेवोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ स्टेट। वो कहते हैं कि आपको स्टेट से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से निजात हासिल करनी है तो अगर वायलेंस यूज़ करना पड़े तो आप करें। अब मेन इनका आर्गूमेंट यहाँ पर आता है, वो कहते हैं कि प्रेजेंट सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग टुवर्ड अनार्किज्म। वो कहते हैं कि आपका जो माशरा है, आपकी जो सोसाइटी है, ये आहिस्ता आहिस्ता अनार्किज्म की तरफ ही जा रही है। तो जब मौजूदा सोसाइटी ने अनार्किज्म की तरफ ही जाना है तो आप क्या करें, इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को तेज़ कर दें। वो तेज़ कैसे होगा, वो वायलेंस के ज़रिए होगा, ठीक है। जब आप रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, रेवोल्यूशनरी मेथड्स यूज़ करेंगे तो आप इस एवोल्यूशन को थोड़ा सा तेज़ करके रेवोल्यूशनरी कर देंगे। इसी तरह ये जो रेवोल्यूशन है, इट इज़ नॉट लाइक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की तरह नहीं होगी। कम्युनिज्म में हमने पढ़ा ना, या अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए कम्युनिज्म पे और सोशलिज्म पे, तो उसमें हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्कर्स होंगे, वो जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको ओवरथ्रो करके एक डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स कायम करेंगे, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सोसाइटी होगी वो वाइडर हो जाएगी और एक स्टेटलेस सोसाइटी का क़याम अमल में आएगा। लेकिन ये अनार्किस्ट कहते हैं कि ये उसकी तरह नहीं होगी। कम्युनिज्म में हमने ये देखा कि जो वर्कर्स होंगे वो जब कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करेंगे तो एक डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स कायम होगी, ठीक हो गया। अनार्किस्ट में ऐसा नहीं होगा। अनार्किस्ट में ये जो रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है, जिसमें हम स्टेट को ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद किसी की डिक्टेटरशिप कायम नहीं होगी। उसके बाद बिल्कुल स्टेट ख़त्म हो जाएगी, सारा काम एंड हो जाएगा और कोई भी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो किसी किस्म की नहीं रहेगी। इस तरह ये कहते हैं कि मैन एंड वुमेन टू देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, यानी कि मैन जो चाहे, वुमेन जो चाहे, अपनी मर्ज़ी से वो जो मर्ज़ी करते रहें, कोई उनको रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी, कोई लाज नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। तो मेन इनका आइडिया क्या है कि सोसाइटी चूँकि अनार्किज्म की तरफ ही जा रही है, तो अगर आपको वायलेंस यूज़ करना पड़े स्टेट से रिड हासिल करने के लिए या पॉलिटिकल अथॉरिटी से, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, अनार्किस्ट सोसाइटी को कायम करने के लिए। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। अब सबसे आखिर में हम देखते हैं द फ्री सोसाइटी ऑफ अनार्किज्म, के अगर अनार्किस्ट सोसाइटी बन जाती है तो वो किस तरह की दिखेगी। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से किसी ने भी बात नहीं की सिवाय क्रॉम्पटन के। क्रॉम्पटन ने कुछ इसके बारे में बात की है कि अगर अनार्किस्ट सोसाइटी अचीव होती है तो वो किस तरह की दिखेगी। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अनार्किज्म या जो अनार्किस्ट हैं वो इसी के तो खिलाफ हैं, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को तो ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो सोशली वो किस तरह का होगा, फ्री एसोसिएशन विल प्रिवेल। अब इसमें ये कहते हैं कि फ्री एसोसिएशन ऑफ पीपल होगी, यानी कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आप मुझसे, इसी तरह हम दूसरे दोस्तों से, इसी तरह जो हमारे करीब लोग रहेंगे तो उनसे हम जिस तरीके से मर्ज़ी हमारी उनसे कोई ज़रूरत है, उनको हमसे कोई ज़रूरत है, तो इस तरह से फ्री एसोसिएशन विल प्रिवेल। इस तरह से हम लोगों से हमारा मेल जुल होगा। नो डिस्टिंक्शन रेस, कलर, ब्लड वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई किसी किस्म की हायरार्की नहीं है, ज़ात पात का निज़ाम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें फ्री एसोसिएशन होगी, जिससे मिलना है वो जाके मिले, अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करे। नो पॉलिटिकल अथॉरिटी तो होगी नहीं, क्योंकि इसी को तो उन्होंने ख़त्म करके अनार्किज्म को कायम किया है। नंबर 2, इकोनॉमिकली ये कैसा दिखेगा, एवरीथिंग विल बी ओन्ड इन कॉमन। तो ये कहते हैं कि सारी चीज़ें कॉमन होगी। क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल इनका ये भी देखा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को इवल कहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी इवल है तो इसका मतलब है कि हर जो चीज़ है वो ओन्ड इन कॉमन, वो हर बंदे की है। अब जिसको जितनी ज़रूरत है वो ले लेगा और जिसको जितनी नहीं है वो ज़ाहिर सी बात है वो उसको एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रख सकेगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे। तो ये बिल्कुल एक मुख्तसर सी हमें खुदख्वाल नज़र आते हैं कि अगर अनार्किस्ट सोसाइटी कायम होती है तो वो सोशली कैसी होगी और इकोनॉमिकली कैसी होगी। तो ये था बेसिकली अनार्किज्म। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आया होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, इसी तरह जो थ्योरीज़ हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, इसी तरह कार्ल मार्क्स की बाकी जो थ्योरीज़ हैं, इसी तरह आईआर की थ्योरीज़, रियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर, इसी तरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पाकिस्तान की हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पर अगर आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप अलग से देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।